नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट लगातार चल रहा है। यह यूपी पीजीटी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है। साथ ही साथ टीजीटी एसएसटी के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए भी उपयोगी है। और लगातार मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। और यह जो भी मॉक टेस्ट हैं यह सभी एनसीईआरटी बेस हैं, तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आप बताएं इसका कौन सा प्रश्न इसमें सही होगा। एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो भी लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का या फिर टीजीटी एसएसटी का या फिर पीजीटी हिस्ट्री का या पीजीटी ज्योग्राफी का, पीजीटी सिविक्स का, पीजीटी इकोनॉमी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, टीजीटी पीजीटी में जो भी वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको पूरा मटेरियल चाहिए, पूरा संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। पीसीएस पाठशाला पूरा का पूरा मटेरियल दे रहा है और पीसीएस पाठशाला की तरफ से जो भी मटेरियल मिल रहा है वो एकदम रामबाण है दोस्तों, बिल्कुल रामबाण है। तो आप लोग जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे जो भी मटेरियल मिलेंगे एकदम अद्भुत होगा, अतुलनीय होगा, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर आप लोग जो लोग गंभीर लोग हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 83 18 39 72 76। पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी मटेरियल, हर मटेरियल मिलेगा। और जो भी मटेरियल मिलेगा वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण होगा, तो समय मत गंवाइएगा। जिनको भी आवश्यकता है आप संपर्क कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी बता दिया हूँ। और साथ ही साथ बताऊँ कि ये इसका कुछ चार्ज भी है, फ्री नहीं है। तो जो लोग सीरियस होंगे वही लोग आएंगे और जो लोग आएंगे वो फ़ायदा पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला मॉक टेस्ट है और तीसरा मॉक टेस्ट है और यह पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय, बकरी, कुत्ता या बैल? तो किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? वह जानवर है कुत्ता। कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू बनाया गया था। इसकी व्याख्या देखिएगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है? पय्यमपल्ली, हुल्लूर, महागड़ा, गुफकराल या बुर्जहोम? तो देखिए किस स्थान पर कृषि और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो देखिए जो नवपाषाणकालीन जो सभ्यता थी वहाँ कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 5 सभी सही होगा, मतलब विकल्प डी। अगले प्रश्न पे आइएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा। उपरोक्त सभी स्थल नवपाषाणकालीन पुरा स्थल हैं। इन सभी स्थलों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पुरा स्थल कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? तो कौन सा स्थान जो है कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए कुरनूल जो है पुरा पाषाणकालीन स्थल है, तो यह कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। यह आखेट से संबंधित है, आखेट और खाद्य संग्रहण से संबंधित है। जबकि मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिराद और दादुली हेडिंग जो है ये नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा संबंध नहीं रखता है? तो केवल एक होगा, मतलब यहाँ पर देखिए केवल एक, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा। कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरा पाषाणकालीन स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालन नहीं था, मतलब कृषक व पशुपालक नहीं था। अन्य सभी पुरास्थल नवपाषाणकालीन स्थल हैं। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालक बन गया था। बताइए नवपाषाणकालीन जो सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कृषि व पशुपालन प्रधान सभ्यता थी, नवपाषाणकालीन। अगला प्रश्न देखिएगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। तो यह बात तो सही है। दूसरा देखिएगा, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर या बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं। तो यह भी बात सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 व 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। उपरोक्त तो दोनों कथन सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। इसके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं तथा उसे ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगहें थीं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा।
प्रश्न संख्या 5 देखिए, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कौन सा कथन सही है नवपाषाण कालीन के संबंध में। तो देखिए, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग व निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। तो देखिए, पहला वैसे ही गलत है, क्योंकि नवपाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो नए औजार तो बनाए जाते थे, पालिशदार औजार बनाए जाते थे, लेकिन पूरा पाषाण काल के औजारों का प्रयोग व निर्माण बंद नहीं हुआ था। तो यही जो है गलत है, बाकी तीनों सही हैं। देखिए, इस काल के औजारों को धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी नवपाषाण काल में। दूसरा सी क्या कह रहा है, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होता था, यह भी सही है। डी क्या कह रहा है, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर अलंकृत किया जाता था मिट्टी के बर्तनों को। तो सब सही है, केवल एक ये जो है वह सही नहीं है, केवल ये। इसकी व्याख्या देखिएगा, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पूरा पाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। इनमें से कुछ औजारों को धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश होती थी, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का निर्माण व प्रयोग पूर्णतः बंद हो गया, प्रयोग भी होता था, अतः कथन एक जो है वह गलत है। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल में पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका प्रयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कथन है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, और जो कारण है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो देखिए, नवपाषाण काल में लोग कपड़े बुनने लगे थे, कारण है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कपड़े बुनना सीख लिया था, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था, अतः विकल्प ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखिए, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है, बताइए। बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा या काराकोरम दर्रा। तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में किरथर पहाड़ी के पास है, और यह बोलन दर्रे के निकट है, बोलन दर्रे के निकट है, मतलब विकल्प ए जो है वह बोलन दर्रा है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मेहरगढ़ किरथर पहाड़ी में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल मैदान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो कथन और कारण आप दोनों लोग देख रहे हैं, तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, अतः विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू मृतक के साथ दफनाया गया है। तो बकरी, कुत्ता, भेड़ या बकरी। तो देखिए, भेड़ या मुर्गी है, तो बकरी, मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है मेहरगढ़ में, तो विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता था। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरगढ़, हुल्लूर, गुफकराल, दाऊदली हेडिंग। तो यह जो चारों स्थल हैं, ये चारों नवपाषाणकालीन स्थल हैं, और ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर कौन सा पुरास्थल स्थित है, तो वह है दाऊदली हेडिंग, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, दाऊदली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पहाड़ी पर है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। देखिए, काष्ठास्म की दाऊदली हेडिंग जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन मिले हैं। काष्ठास्म क्या है, काष्ठास्म जो है एक बहुत ही प्राचीन लकड़ी होती है, जब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हो जाती है तो वह सख्त होकर पत्थर बन जाती है, इसे ही काष्ठास्म कहते हैं। तो उस काष्ठास्म से बहुत सारे औजार या बर्तन बनाए गए हैं जो मिले हुए हैं दाऊदली हेडिंग में। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाऊदली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, तो यह भी है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग।